नमस्कार, आप सभी कैसे हैं। चलिए दोस्त, आज हम लोग एक टॉपिक और विश्व भूगोल के एक और टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले हम एक टॉपिक को कवर किए थे, बिग बैंग सिद्धांत यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसके बारे में जाना था। और बिग बैंग सिद्धांत, स्थिर अवस्था का सिद्धांत और दोलायमान का सिद्धांत के बारे में जाना था। तो आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे विश्व भूगोल का, वो टॉपिक होगा हमारा आकाशगंगा, मिल्की वे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज आकाशगंगा होती क्या है, ये कैसे बनी है, इसके बारे में बात करेंगे। तारों का निर्माण कहाँ पे होती है, कितने भुजाओं वाली होती हैं, इसके बारे में विशेष तौर हम लोग समान तौर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आकाशगंगा इससे पहले ब्रह्मांड कैसे बनी थी, हमने बताया था आपको। तो ब्रह्मांड का बनने के यानी हमें बताया था आपको कि कोई जितने भी हमारे ब्रह्मांड जितनी भी वस्तुएं थी, अज्ञात या ज्ञात, मतलब जो जिससे हम परिचित थे और जिससे परिचित नहीं थे, जितनी भी वस्तुएं थी वो सभी एक बिंदु पे आकर क्या हो गए थे, यानी एक बिंदु पे इकट्ठा हो गए थे, कलेक्ट हो गए थे। तो उसमें क्या दाब बढ़ा, तापमान बढ़ा, घनत्व तो द्रव्यमान बढ़ा, तो उससे क्या हुआ कि उसमें ब्लास्ट हुआ। जब वो ब्लास्ट हुआ तो यानी जब वो ब्लास्ट होने के बाद हुआ क्या कि एक मिनट 43 सेकेंड के अंतर्गत पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उसी ब्रह्मांड के निर्माण में मेरे दोस्त इसमें से निकला क्या, इसमें से निकला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये परमाणु। ठीक है, इसमें से परमाणु निकले। ठीक है, ये 3 परमाणु। इसके बाद हुआ क्या कि जैसे ब्रह्मांड का निर्माण को मैंने बताया था, उसके बाद इसी से जब ब्लास्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे परमाणु निकले। तो उसके बाद हुआ होता क्या है कि इसका द्रव्यमान इसका बढ़ता है। क्या बढ़ता है, जब किसी चीज का द्रव्यमान बढ़ता है तो द्रव्यमान के बाद उसमें क्या पैदा होता है मेरे दोस्त, गुरुत्वीय बल। ठीक है, गुरुत्वीय बल पैदा होती है। और जब गुरुत्वीय बल पैदा होती है मेरे दोस्त, उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, तो इसमें से 2 चीजें होती है। या तो कोई वस्तु एक दूसरे के पास आएगा, आकर्षण काम करेगा, या तो एक दूसरे से दूर जाएगा, यानी विकर्षण का काम करेगा। ठीक है, जब गुरुत्वीय बल मतलब कि जब होगा तो आकर्षण या विकर्षण का काम शुरू होना प्रारंभ हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो उसके बाद होता क्या है, इसी दौरान होता है कि जब आकर्षण विकर्षण काम आता है तो यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे हाइड्रोजन के समस्थानिक बनना प्रारंभ होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक आप लोग समझते होंगे केमिस्ट्री वाले, तो ये सब समान तौर पे जब हाइड्रोजन के समस्थानिक बनते हैं, क्या बनते हैं, हाइड्रोजन के जब समस्थानिक बनते हैं तो हाइड्रोजन समस्थानिक 1H1 1H2 और 1H3। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सर हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। इसे सर क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम। ठीक है, ड्यूटेरियम इसे कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग ट्राइटियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइटियम। ठीक है, इसे हम लोग ट्राइटियम कहते हैं। ते हाइड्रोजन के समस्थानिक है। अभी हम बात कर रहे हैं कि आकाशगंगा हमारी बनी कैसे है। ठीक है, उसके बारे में बड़ा ध्यान से समझो। 1H1 हाइड्रोजन, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्राइटियम। ठीक, तो आगे देखिएगा बड़ा ध्यान से। तो हुआ क्या कि ये आपस में जुड़ने लगे, ये आपस में जितने आपको दिख रहे हैं ना, ये आपस में क्या होने लगे, जुड़ने लगे। तो हुआ क्या, 1H2 और प्लस 1H3 ये आपस में जब जुड़े तो इसमें क्या पैदा हुई, नाभिकीय संलयन। क्या पैदा हुआ मेरे दोस्त, नाभिकीय संलयन की क्रिया पैदा हुई। क्या हुई, नाभिकीय संलयन की इसमें क्रियाएं पैदा हुई। और जब जानते हैं कि नाभिकीय जब संलयन की क्रिया पैदा होती है तो इससे क्या हुआ, हीलियम निकला। क्या हुआ, हीलियम। ठीक है, इससे हीलियम निकला। और आप जानते हो कि जब हीलियम निकलता है इससे कि भारी मात्रा में क्या निकलेगा, हीलियम से ऊर्जा निकलेगी। क्या निकलेगी, ऊर्जाएं निकलेंगी। और जब ऊर्जा निकलेगी तो यहीं से क्या होगा, ऊर्जा से तारा का निर्माण होगा। क्या होगा, तारा का निर्माण होगा। ठीक है, तारा का क्या होगा दोस्त, तारों का निर्माण होगा। बड़ा ध्यान समझो, इससे क्या होगा, तारों का अपना निर्माण होगा। और ये जानो कि जब तारों का निर्माण होगा, फिर कई ताराओं का जब निर्माण होगा तो तारा का झुंड बनेगा। और जब तारा का झुंड बनेगा तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, आकाशगंगा का हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, हमारी आकाशगंगा इस प्रकार से बनी हुई है। ठीक है, तो कई तारों को मिलाकर एक झुंड मिल जाए। ठीक है, एक पुंज को मिला दिया जाए, तारों के एक पुंज को मिला दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, आकाशगंगा।
देखिए ध्यान समझिएगा कि आकाश गंगा, ये आपको जो फिगर्स आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, मिल्की वे यानी ये आकाश गंगा है, ठीक है। एक हमारा क्या है, आकाश गंगा है, ठीक है। क्या है, आकाश गंगा। तो जो आकाश गंगाएं होती है, बड़ा ध्यान समझो मेरे दोस्त, जो आकाश गंगा होती है वह एक भुजा वाली भी होती है, यहाँ लिख दो भाई भुजा, ठीक है। यानी एक भुजा वाली भी और दो भुजा और तीन भुजाओं वाली भी आकाश गंगाएं होती हैं। यानी हम ये कहेंगे कि जो हमारी आकाश गंगाएं पाई जाती हैं वो तीन भुजाओं तक होती है, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। कैसे, आइए सर देखिए थोड़ा सा, इस प्रकार से देखिए वहां फिगर बना हुआ है, ठीक, एक भुजा। और इसी में अगर हम लोग शुरू करते हैं तो क्या होगा, इसी में आगे दो भुजा, ठीक है। और इसी में सर हम जैसे और बड़ा बना लें इसी में, तो क्या होगा, एक कलर और ले लिया जाए, तो कहेंगे सर इसमें एक कलर ले लिया जाए, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से शुरुआत करिए, आइए यहाँ पे एक दो भुजा हो गई, इसमें दो भुजा होगा। और आइए तीसरी चीज दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखिएगा, इसी में एक चीज और शुरुआत करिए, अब आते 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 आगे बढ़ जाओ, इसमें तीन भुजा हो गई, ठीक है। यानी एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा वाली हमारी होती है क्या, हमारी आकाश गंगाएं तीन भुजाओं वाली होती हैं, एक भुजा वाली होती है, दो भुजा। तो यहाँ पे ये होता है कि सबसे अधिक कितने भुजाओं वाली होती है, तो हमारी जो आकाश गंगा होती है मेरे दोस्त, वो दो भुजा वाली सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक क्या होती है, दो भुजा वाली, ठीक है। सर्वाधिक दो भुजा वाली होती है, ठीक है। ये सर्वाधिक दो भुजा वाली हमारी आकाश गंगा ज्यादा पाई जाती है, दो भुजाओं वाली, ठीक है। हमारे पूरे ब्रह्मांड में जो है सौरमंडल में दो भुजाओं वाली आकाश गंगा सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। दूसरी चीज आकाश गंगा है, आकाश गंगा का निर्माण कैसे हुआ हमने बताया। आइए दूसरी चीज समझिए, एक चीज को बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, समझना बड़ा आवश्यक है, ठीक। तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आकाश गंगा के जो आकाश गंगा आपको जो दिख रही है यहाँ पे, जो बना हुआ आपको दिख रहा है चक्र के आकार का जो दिख रहा है, ये है क्या, इसके केंद्र को हम लोग कहते हैं बल्ज। क्या कहते हैं, बल्ज, ठीक है। इसके केंद्र को क्या कहते हैं, बल्ज। यहाँ पे क्या है, केंद्र, क्या है दोस्त, यहाँ पे इसका केंद्र है, ठीक है। बीच भाग को केंद्र कहते हैं। जैसे मानो यहाँ पे आ जाओ, दूसरी चीज बताता हूँ, जैसे मान लो ये आपका बल्ज हुआ, क्या बल्ज, यानी आकाश गंगा का केंद्र हुआ, ठीक है, ये बल्ज हुआ। तो इसमें करेंगे क्या हम लोग, बल्ज में इसके अंदर एक चीज और होती है, इसके अंदर होती है क्वार्सर। ये हुआ आपका बल्ज, क्या हुआ, बल्ज। और ये आपको क्या है, क्वार्सर्स। क्या है, क्वार्सर्स। आप कहेंगे सर क्वार्सर्स क्या है, सर क्वार्सर्स क्या है, क्वार्सर्स हमारे रेडियो स्रोत है। क्वार्सर्स क्या है, रेडियो स्रोत है। देखिए निकल कैसे होता है क्वार्सर, आपको इस प्रकार से आपको निकलता हुआ प्रकाश दिखाई देगा, इस प्रकार से निकलता हुआ एक प्रकाश दिखाई देता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वार्सर्स कहते हैं। और क्वार्सर्स होता क्या है, ये रेडियो स्रोत है। रेडियो क्या है, रेडियो स्रोत है, ठीक है, ये रेडियो स्रोत है क्वार्सर्स, ठीक है। इससे क्या होती है, इससे प्रकाश निकलती है। इससे क्या निकलती है, क्वार्सर्स से प्रकाश निकलती है, बड़ा ध्यान से समझिएगा, इससे प्रकाश निकलती है, ठीक है। बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इससे रेडियो स्रोत है, क्वार्सर से रेडियो स्रोत है और इससे प्रकाश निकलती है। और इसी प्रकार से जो होती है रेडियो तरंगे निकलती हैं। क्या निकलती है, रेडियो तरंगे, ठीक है, रेडियो तरंगे निकलती हैं। इन्हीं से हम जानकारी प्राप्त करते हैं, शोध करते हैं, ठीक है। इन्हीं से हम लोग क्या करते हैं, शोध करते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आई कि क्वार्सर्स क्या है, हमें उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बल्ज के अंदर क्या होती है, क्वार्सर्स होती है। और क्वार्सर्स के अंदर क्या होती है दोस्त, तो आइए हम आपको बताएं कि क्वार्सर्स के अंदर जो होती है, ये आपको जो तीसरा दिख रहा है, क्वार्सर्स के जो अंदर है उसे हम लोग कहते हैं ब्लैक होल। क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं, ठीक है। कृष्ण बीवर, हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, कृष्ण बीवर, ठीक है। कृष्ण बीवर का नाम देते हैं हम लोग ब्लैक होल। यानी हम ये कहेंगे कि बल्ज जो है आकाश गंगा का केंद्र है। आकाश गंगा के केंद्र को क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। बल्ज के अंदर क्या होता है, क्वार्सर्स होता है। क्वार्सर्स के बारे में बताया, क्वार्सर्स के अंदर क्या होता है, क्वार्सर्स के अंदर सब ब्लैक होल होता है, जिसे हम लोग कृष्ण बीवर का नाम देते हैं। बात समझ में, कृष्ण बीवर का नाम देते हैं। चलो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, बड़े आसानी से हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। आइए बात करते हैं कि ये आकाश गंगा बनती कैसी है, आखिर इसकी जो शुरुआती जो होता है निर्माण, यानी जब शुरुआत में होता कैसे है। समान तौर पे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आकाश गंगा समान तौर पे होती कैसे है। देखिए
यहाँ है इरेगुलर, यानी इरेगुलर यानी अनियमित, अनियमित, ठीक है, अनियमित। यानी आगे समझो कि जो हमारी आकाश गंगाएं थी, जब विस्फोट हुआ था, महाविस्फोट जब हुआ था, तो जो आकाश गंगाएं थी ना वो अनियमित थी, इसका कोई आकार नहीं था, इसका कोई आकार नहीं था, इसलिए इसे इरेगुलर कहा जाता है। यानी शुरुआती दौर में जब इसका निर्माण हुआ था तो इसका कोई आकार नहीं था, ठीक है। उसके बाद जब ये एक जब रूप में आया तो इसे कहा गया स्पाइरल, यानी सर्पिलाकार, क्या, सर्पिलाकार, सर्पिलाकार, ठीक है। यानी ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकेंड नंबर आएगा, ठीक है। देखिए सर्पिलाकार है कि नहीं, देखो कैसे सर्पिलाकार, देख रहे हैं आप कैसे है ये, या देखो दोस्त ये देखो, ठीक है, ठीक है। अब एक सर्पिलाकार है, स्पाइरल सर्पिलाकार, यानी अनियमित रूप था, अनियमित रूप से जब ये परिवर्तन हुआ तो किसमें, सर्पिलाकार में, और जब सर्पिलाकार में हुआ तो यहीं पे तारों की क्या होती है, तारों की जब वृद्धि होती है, तारों की क्या होती है, जब वृद्धि होती है, जब तारों की वृद्धि होती है तो क्या बनता है, एलिप्टिकल, एलिप्टिकल मतलब क्या होता है, तो कहेंगे सर दीर्घ वृत्ताकार, क्या, दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है, एलिप्टिकल यानी दीर्घ वृत्ताकार होती है, ठीक। तो पहला, दूसरा और एक क्या है आपका थर्ड नंबर, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपको देख रहे हैं, ये आपका ये सब डार्क है इधर। तो ये बातें समझ में आप आई आपको, हमें उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, आगे की ओर बात करेंगे दोस्त। यहाँ तक की बात आपको दीर्घ वृत्ताकार की बात समझ में आया है, और कैसे इसका निर्माण हुआ है ये भी बातें आपको समझ में आई है। तो इसे हम लोग रेज करेंगे, और रेज करने के बाद हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये हमारा जो सौरमंडल है वो आकाश गंगा का जो कि चक्कर लगा रहा है, और कैसे लगा रहा है इसके बारे में जानकारी लेना बड़ा आवश्यक है। तो बात ध्यान समझो, देखो भाई हमारा जो आपको दिख रहा है ये आकाश गंगा, हम आकाश गंगा तो एक दो तो है नहीं, करोड़ों अरबों में आकाश गंगाएं हैं, बहुत आकाश गंगा है। सौरमंडल में हम लोग जो ब्रह्मांड का हम लोग देखते हैं 4 भाग ही हिस्सा हम देख पाते हैं ब्रह्मांड का, बाकी 96% हम लोग डार्क में हैं, यानी जिसके बारे में हमें कोई पता जानकारी नहीं है, ठीक है। तो बड़ा ध्यान समझो कि ये आकाश गंगा है, और एक आकाश गंगा में मेरे दोस्त यहाँ देखो कि एक आकाश गंगा में लगभग 100 करोड़, कितना, 100 करोड़ तारे होते हैं। कितना तारा होता है, एक आकाश गंगा में लगभग 100 करोड़ तारे होते हैं। बात समझ में आ रहा है कि एक आकाश गंगा में लगभग 100 करोड़ तारे होते हैं। कितना होता है, 100 करोड़ तारे होते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में, हमारे पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 करोड़ क्या है, आकाश गंगा है। ये देखिए बात थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे आपको डिफरेंट, कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा कि ये दोनों एक ही बात बता रहे हैं, दोनों एक ही बात नहीं, दोनों अलग बात है। हमने बताया कि एक आकाश गंगा में, एक आकाश गंगा में लगभग 100 करोड़ तारे होते हैं। अगर एक आकाश गंगा है तो 100 करोड़ तारे उसमें हैं, और हमारे पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 करोड़ आकाश गंगाएं हैं, 100 करोड़ आकाश गंगाएं हैं। बात समझ में आ रहा है, 100 करोड़ क्या है, आकाश गंगाएं हैं, ठीक है। बात समझ में आया होगा, ठीक। दूसरी बात समझो, यहाँ पे आइए थोड़ा सा फिगर पे, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ, ठीक है। थोड़ा सा इसे रेज करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये देखिए हमारी क्या है, आकाश गंगा, ये क्या है, आकाश गंगा, ठीक है। ये हमारा आकाश गंगा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मिल्की वे में, हम लोग मिल्की वे में रहते हैं, ठीक है। मंदाकिनी भी कहा जाता है, ठीक। तो बड़ा ध्यान समझो, हमने बताया कि एक आकाश गंगा में कितने तारे, 100 करोड़ तारे, 100 करोड़ तारे, ठीक है। और पूरे ब्रह्मांड की बात की जाए, ये हमारा ब्रह्मांड है, ये हमारा ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड में लगभग कितने, 100 करोड़ आकाश गंगा है। 100 करोड़ क्या होगी, आकाश गंगा होगी, ठीक है। ये बात समझ में आया, 100 एक आकाश गंगा, 100 करोड़ तारे, और पूरे ब्रह्मांड में 100 करोड़ आकाश गंगाएं हैं, जिसके बारे में हमें खबर नहीं है। दूसरी बात, ये आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है, तो ये जो आकाश गंगा है ना, आकाश गंगा,
तो आकाश गंगा के बाहरी, ध्यान रखना कि आकाश गंगा के बाहरी भाग पे सौर मंडल जो है हमारा, सौर मंडल, आकाश गंगा के बाहरी भाग पे जो मेरा सौर मंडल है वो क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, यानी अंदर नहीं, इस किसी पार्ट पर यहाँ पर मान लो। ठीक है, तो यानी आकाश गंगा के बाहरी भाग पे सौर मंडल हमारा क्या कर रहा है, आकाश गंगा का परिक्रमा कर रहा है। तो बड़ा ध्यान समझो कि एक परिक्रमा करने में हमारे सौर मंडल को मेरे दोस्त कितना समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। यानी हमारे सौर मंडल को अगर एक आकाश गंगा का चक्कर लगाना है तो उसे 25 करोड़ वर्ष बिताना है। जब 25 करोड़ वर्ष बिताएगा तब जाकर एक चक्कर उसका पूरा होगा, किसका, आकाश गंगा का। ठीक है, सौर मंडल जब चक्कर लगाएगा, जैसे आप जानते हो कि पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा, ठीक है, और पृथ्वी किसका चक्कर लगा रहा है, सूर्य का। उसी प्रकार आकाश गंगा का कौन लगा रहा है, सौर मंडल। सौर मंडल का कितना लगा रहा है, 25 करोड़ वर्ष में लगा रहा है। कितने वर्ष में, 25 करोड़ वर्ष में। ठीक, दूसरी बात समझो, इसी में है कि इसकी तीसरी जो भुजा है, जो इसकी तीसरी, आकाश गंगा की तीसरी भुजा जो क्या है, घूर्णनशील है। ठीक है, आकाश गंगा की तीसरी घूर्णनशील भुजा पर क्या है, जो बनी है धूल कण के बादल है। ठीक है, क्या है, धूल कण के बादल है। तो यानी आकाश गंगा के तीसरी जो भुजा घूर्णनशील है, आकाश गंगा के तीसरी भुजा जो घूर्णनशील है, वो जो घूर्णनशील है वहां पे, तो वहां पे धूल और कण पाए जाते हैं। और जो धूल और कण है उससे क्या बना है, बादल बना हुआ है, बादल छाया है। उससे क्या बना है, बादल। ठीक है, उससे बना है हमारा बादल, वहां पे छाए हुए हैं। और जो बादल बनाए गए हैं, और बड़ा ध्यान समझो कि इसी तीसरी भुजा पर नवीन तारों का जन्म होता है। ठीक है, नवीन तारों का क्या होता है, जन्म होता है। तो यहाँ पे धूल कण के बादल भी है, तीसरी भुजा जो घूर्णनशील है, और यहीं पे नवीन तारों का क्या होता है, जन्म भी होता है। क्या होती है, जन्म भी होती है। ठीक है, बात तो समझ में आ रही है। हमें उम्मीद है कि आकाश गंगा आपको समझ में आ रही है अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये समझ में आ रहा है। अब देखिए दूसरी बात समझे कि जो जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जिस आकाश गंगा में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्की वे। ठीक है, जिस जहाँ पे हम लोग, हमारी जो आकाश गंगा है उसका क्या नाम है, हम कहते हैं सर मिल्की वे नाम है। ठीक है, मिल्की वे नाम है। ठीक है, ये जो मिल्की वे है उस कहाँ पे है, मान लो किसी ऐसे ही भुजा पर यहाँ पे हमारा है, हम लोग यहाँ पे, हमारी आकाश गंगा है, यहाँ पे हम लोग हैं। ठीक है, यही है। तो जो ये स्थान, इस स्थान का क्या नाम है सर, तो हम लोग कहेंगे सर ओरायस। ठीक है, ओरायस सिग्रस। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा रेस करूंगा। ठीक है, ओरायस सिग्रस आर्य। ठीक है, ओरायस सिग्रस आर्य, जहाँ पे हमारी जो मिल्की वे है, और जहाँ पे हम, ये हमारा आकाश गंगा है, उसको क्या नाम दिया गया है, ओरायस सिग्रस आर्य नाम दिया गया है। ठीक है, ओरायस सिग्रस आर्य नाम दिया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। हमने एक ही चीज को भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी यहाँ पे चलेंगे हम लोग, तो देखो यहाँ आइए थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, हमने बताया ना कि यहीं पे हमारा जो कि सौर मंडल है, क्या है, सौर मंडल, इसका क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो सौर मंडल चक्कर लगा रहा है, यानी यहीं पे सूर्य भी होगा, यहीं पे सूर्य भी होगा हमारा। तो कई सौर मंडल में तो सब कुछ है, सौर मंडल में हमारा सब कुछ है। सौर मंडल में जब सब कुछ है तो सूर्य भी किसी भुजाओं पे हमारी होगी। इसी भुजा पे मिल्की वे है। मिल्की वे जो हमारा आकाश गंगा है, ओरायस सिग्रस आर्य के नाम से, ओरायस सिग्रस आर्य के नाम से हम लोग जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आकाश गंगा है। ये हमारा क्या है, इसमें सन भी रहता है। अच्छा, इससे निकलता है कौन कौन से किरणें हैं, ऐसा देखो, इसे देखो भैया, इससे हमारा क्या है, दृश्य किरणें। ठीक है, पराबैंगनी
पैरा बैगनी, पैरा बैगनी किरणे, यक्ष किरणे, यक्ष किरणे, गामा किरणे, गामा किरणे, ठीक है, गामा किरणे, दृश्य किरणे, पैरा बैगनी, यक्ष किरणे, गामा किरणे, ठीक है। ये सब किरणें यहाँ इस आकाश गंगाओं से निकलती हैं, जिससे हमें इनके बारे में पता चलता है। बात समझ रहे हैं, इनके बारे में पता हमें चलता है। तो देखिए ये हमारी आकाश गंगा थी। अब आकाश गंगा में हमने आपको समझाया, अच्छी तरीके से हमने आपको बताने की कोशिश किया है। हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी और ये आपको अच्छा भी लगा होगा, तो आप इसका नोट करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण हम बेसिक चीजों को बताने की कोशिश करेंगे। तो कहेंगे सर देखिए अब है क्या यहाँ पे कि सबसे छोटी बात करें, यहाँ पे आइए इस पे ले चले हम लोग, ठीक है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो यहाँ पे आप होगा कि जैसे मान लो कि आपका क्या है आकाशगंगा, तो सबसे छोटी, सबसे छोटी आकाशगंगा का नाम पूछ ले सर, तो सबसे छोटी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो कहेंगे सर बिलियन। क्या नाम है? बिलियन फर्स्ट, ठीक है, बिलियन फर्स्ट इसका नाम है। सबसे छोटी आकाशगंगा क्या नाम है? बिलियन फर्स्ट, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट लिखिएगा। सबसे बड़ी पूछे तो सर सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन सी है? आकाशगंगा पूछ ले तो क्या बताएंगे सर? बताएंगे सर IC1101, ठीक है, IC1101, ये सबसे बड़ी आकाशगंगा का नाम है। सबसे बड़ी आकाशगंगा का क्या नाम है? नाम है, ठीक है। और पूछे सबसे नजदीक पूछ ले तो, सबसे नजदीक पूछ ले तो सबसे नजदीक आकाशगंगा कौन सी है? आकाशगंगा पूछ ले तो क्या कहेंगे सर? आकाशगंगा सबसे नजदीक तो कहेंगे सर नीश मेजर ड्वार्क, नीश मेजर ड्वार्क, ये सबसे नजदीक क्या है आपका? सबसे नजदीक आकाशगंगा में एक है, ठीक है। ये हमने आकाशगंगा के बारे में हमने आपको समझाया, ये सब बताया, परिक्रमा के बारे में बताया, सब कुछ के बारे में बता दिया। आप जैसे कि आकाशगंगा हो गई, अब निहारिका आगे चलेगा, ठीक है। ब्लैक होल के बारे में बताएंगे, तारों का निर्माण कैसे होगा उसके बारे में बताएंगे। तो ये आकाशगंगा का निर्माण कैसे होगा और कैसे हुआ है